CDP मॉक टेस्ट क्लास 1। तो डिस्कस करेंगे आपका सीटेट का मॉक टेस्ट है। आपको एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चंस हैं एज इट इज देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। अब इसमें आपको जानने में ये मदद मिलेगी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे पेपर में, आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आप पढ़ेंगे कैसे, है ना। आंसर तो आप कहीं से भी देख लीजिए। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि जीन पियाजे की थियरी में है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपने थियरी पढ़ी होगी मेरे साथ भी। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि सेकंड स्टेज है, ठीक। जीन पियाजे की थियरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, सेकंड स्टेज। SPCF से आपको याद कराया है, SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये आपके 4 स्टेजेस हैं। अगर हम बात करें 47% आंसर है सी, दैट मींस बहुत गड़बड़ है। आप लोग तो मतलब इतने, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब 23% लोगों को लग रहा है कि ए आंसर है। भाई प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल नहीं है, रट्टे मत लगाओ एंड मोमेंट पे, है ना। फॉर्मल नहीं है, जब तक फॉर्मल नहीं है तो ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को हाथ भी मत लगा देना। जब तक फॉर्मल ऑपरेशनल ना लिखा हो, जब तक औपचारिक ना लिखा हो, तब तक आप ये अमूर्त शब्द के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो आती ही 11 साल के बाद है। जो लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल SPCF में, सम पीपल कांट फोकस, ये हमने एक निमोनिक बनाया हुआ है, ठीक। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी 11 साल में। क्लियर है बात। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग ये भी आती है 11 साल के बाद, 11 एंड अबव, ठीक। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग आएगी ही 11 के बाद, इंडक्टिव आ जाएगी 7 से 11 में। सेंट्रेशन इन थॉट इज द राइट आंसर, जो कि सिर्फ 47% ने आंसर सही दिया था, बाकी लोग तो बाद में चीटिंग कर रहे हैं, ठीक। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट, ये CCS मैंने आपको बताया हुआ है 7 से 11 वर्ष में। सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है 7 से 11 वर्ष में। क्या आता है? CCS, है ना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये, ठीक। दिस इज सेंट्रेशन, सॉरी कंजर्वेशन, आपका सीरिएशन और क्लासिफिकेशन, ये 3 चीजें हैं। कंजर्वेशन, सीरिएशन और एक चीज होती है क्लासिफिकेशन, की बच्चा वर्गों में विभाजित करने लग जाएगा। तो राइट आंसर इज विचार में केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इन थॉट। ये क्या है? इसी की वजह से ईगो सेंट्रिज्म में बच्चे का जो फोकस है वो एक ही चीज पे है। जैसे ये पेन देखेगा तो इस पेन के सिर्फ कलर पे ध्यान है, इस पेन की शेप पे ध्यान नहीं है कि ट्रायंगुलर शेप है ना, या फिर इस पेन में इंक नहीं डलती कुछ और डलता है, उसका ध्यान सिर्फ एक एस्पेक्ट पे है। कलर पे है तो कलर पे है, शेप पे है तो शेप पे है, लंबाई पे है तो लंबाई पे है, वो सारे एस्पेक्ट नहीं देख पाता, वो सारे पहलू नहीं देख पाता एक चीज के। इसीलिए उसको ईगोसेंट्रिक बिहेवियर कहते हैं, जिसका कारण सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से कंजर्वेशन कहते हैं कि नहीं आ पाता, मतलब वो थॉट को रिवर्स नहीं कर पाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सेंट्रेशन जो है इसका सिंपल सा मतलब है कि बच्चा डिसेंटर नहीं कर पाता, चीजों को अलग अलग एस्पेक्ट में नहीं देख पाता, कि इस पेन को क्या कर सकते हैं, इस पेन से कुछ टच भी कर सकते हैं ऐसे, है ना, इस पेन से अगर इसमें लगी हुई है रेजर तो उससे मिटा भी सकते हैं, ठीक। तो इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, वो ये नहीं देख पाता। आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आए। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्ष में कैसी होती हैं चीजें? प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जॉन डुई याद आ रहे होंगे, जॉन डीवी, ठीक। पहला ऑप्शन है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की संरचना के लिए भरपूर मौके मिलने चाहिए बच्चे को। बच्चे के भले की बात है, चलो फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ने हैं हमें। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, ये लेबलिंग जो है ये नेगेटिव वर्ड है। आ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, रिजिड हो गया फिक्स्ड का मतलब, जबकि होना क्या चाहिए? फ्लेक्सिबल होना क्या चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक। इसमें आपका 94% आंसर ए है, मतलब थोड़ा सा दिमाग आपका खुला है इस बार। लास्ट है, द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कंपटीशन नहीं कराना बच्चों के बीच में, कोऑपरेशन कराना है, उनको एक साथ लेके आना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करानी बल्कि सहयोग की भावना डेवलप करानी है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन, या सही उत्तर है क्या? ए। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव है, जिसमें बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है, हमें तो बच्चे की भलाई देखनी है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, इन हिज थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को, संज्ञानात्मक जो संरचनाएं हैं उनको क्या बुलाया है जीन पियाजे की थियोरी में? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास क्या है? हमारी थिंकिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं उन सबका विकास संज्ञानात्मक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, एक तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है,
अलग अलग रूप में क्वेश्चन यही रहता है और ये आता है ऑलमोस्ट हर बार। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन व्यक्ति है, वाइगॉस्की। प्याजे से तो कोई मतलब नहीं इस बात का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स अगेन बिहेवियरिज्म में फॉलो होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये लोग, तो ये तो बात भी नहीं करेंगे इसकी। साइकोलॉजिकल टूल्स, क्या साइकोलॉजिकल टूल्स, वर्ड पूछा है, नाम क्या है, तो 82% आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, स्कीमास। ठीक, स्कीमा क्या है, एक ऐसा शब्द है जिसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा है प्याजे ने, कि भाई जो हमारे संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनको स्कीमा बुलाया है, कि रिलेशनशिप का एक स्कीमा है, प्याजे का एक स्कीमा है ना, स्पैन का एक स्कीमा है। उसकी वजह से आप चीजें पहचान पाते हो, उसकी वजह से आप चीजें बेसिकली देख करके समझ पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड हैं, जैसे फोल्डर्स होते हैं ना कंप्यूटर में, वैसे वो फोल्डर्स को स्कीमा कहा है उन्होंने। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन हर बार आता है। टॉपिक ही फिक्स है, कोई दुनिया में चेंज नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में चेंज हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से। सिर्फ हेरिडिटी जी नहीं, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट, फिर तो मतलब कौन चमत्कार हो रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्या, हम सब अलग हैं। अब कई लोग का इंटरेस्ट इस बात में कि मेरे कितने नंबर हैं, कई लोग का इंटरेस्ट इस बात में क्या, लाखों लोगों ने किया, चुपचाप से पढ़ लो, जो पढ़ाती है सही पढ़ाती है ना, पेपर में आता है, तो उस बात में कई लोगों का इंटरेस्ट। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि हम सभी अलग हैं एक दूसरे से। ठीक, चाहे वो रंग में हो, सोच में हो, इंटरेस्ट में हो, एटीट्यूड में हो, एप्टीट्यूड में हो। ठीक, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी जो इंटरप्ले है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। डेवलपमेंट किसका गुणनफल है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो आप में जो भी है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से ही है। हेरिडिटी क्या है, जो आपके जीन्स से मिला है। एनवायरनमेंट क्या है, जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग आपको अपने पर्यावरण से मिली है। पर्यावरण आप समझते हैं, जो चीज हमें चारों ओर से घेर के रखती है सिवाय हमारे जीन्स के। ठीक, एनवायरनमेंट ओनली नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, डाइवर्स बैकग्राउंड्स का क्वेश्चन आता है क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी 5 नंबर में आती है पेपर में, मतलब आपके सीडीपी वाले सेक्शन में, पेपर में तो बहुत ज्यादा नंबर में आ जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट में पूछी जाएगी आपसे। ठीक, डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब है एक गरीब बच्चा भी होगा, एक अमीर बच्चा भी होगा, एक अलग अलग जातियों से, समूह से, रंगों के, इंटरेस्ट के, एप्टीट्यूड के बच्चे होंगे, मतलब सब सेम तो नहीं हो सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होंगे, सबका इंटरेस्ट, सबका एप्टीट्यूड, सबका एटीट्यूड अलग होगा। ठीक, सब अलग तरीके से सीखेंगे। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए, ड्रॉ एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यानी आप अगर एक क्लास में हैं तो आप गांव का भी एग्जांपल ले रहे हैं, आप शहर का भी ले रहे हैं, ताकि वो शहर वाले बच्चे को भी समझ में आ जाए, वो गांव वाले को भी आ जाए, वो गरीब को भी आ जाए, अमीर को भी आ जाए। एक बच्चा जो जिसका इंटरेस्ट किसी चीज में, उसका इंटरेस्ट भी जुड़ जाए, दूसरे का भी जुड़ जाए, सबका ध्यान रखेंगे, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देंगे, वेरियस। ठीक, बी ऑप्शन है। अब ये सुनने में अच्छा लग रहा है ऑप्शन, लेकिन फिर भी हम बाकी के 3 ऑप्शन चूज करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, एटलीस्ट रीड तो करना ही है। बेस्ट ऑप्शन से मिलेगा ना 1 नंबर। बी ऑप्शन है, यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। कभी भी बच्चे के दिमाग में स्टीरियोटाइप्स भरने ही नहीं है। स्टीरियोटाइप्स क्या, लड़के तो मजबूत होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। मैथ में लड़के ही अच्छा करेंगे, लड़कियां बेकार करेंगी, ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। ऐसा नहीं करना आपको। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। क्यों भाई, विभिन्नता में एकता की तो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि विभिन्नता में एकता हो, तो डाइवर्सिटी की तो बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फिर है सी ऑप्शन, यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको टीचर मेड टेस्ट की भी जरूरत हो सकती है, ताकि आप उनको समझ पाए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान कम रख पाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, एक नेगेटिव साइड है इनकी। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन, या सबसे बेहतर जो है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स व्हाट स्टेज ऑफ मोरालिटी। ये क्वेश्चन, ये स्टेज का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। गुड गर्ल, अरे मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है ना, बच्ची को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस काम में, लेकिन मम्मी कहती है बड़ी अच्छी है तो इसलिए वो करेगी। ये क्या, कौन सी स्टेज है ये, फॉर्मल कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है। क्योंकि 3 लेवल्स बताए हैं कोहलबर्ग ने, फॉर्मल कन्वेंशनल जैसा कुछ नहीं है। ठीक, पोस्ट कन्वेंशनल है। ठीक, ये तीनों लेवल हैं, ए तो ऑप्शन ही नहीं है, और पोस्ट का ये उत्तर नहीं है, क्योंकि पोस्ट में तो व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा कि सही और गलत क्या है। ठीक, प्री कन्वेंशनल जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं, याद होगा आपको, पनिशमेंट एंड अवॉइडेंस, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, मतलब आज्ञाकारिता, आज्ञा का पालन, डर से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए। दूसरी स्टेज इसमें होती है आपकी टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, मतलब मेरा क्या फायदा होगा, बच्चा ये देखेगा। ठीक, तो इसमें तो हुआ ही नहीं ये लेवल, ये है कन्वेंशनल लेवल का
थर्ड स्टेज, कन्वेंशनल लेवल की फर्स्ट स्टेज अगर मैं कहूं, और ओवरऑल देखें तो थर्ड स्टेज। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के मम्मी पापा तुम पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, ऑनेस्ट हो तुम तो प्राउड फील करेंगे, इसलिए सच बोलो। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्री कन्वेंशनल से और कन्वेंशनल से आते हैं, और कन्वेंशनल में भी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन से आते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि कन्वेंशनल स्टेज है ये, और ये स्कूल वाला बच्चा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों के लिए सीखना मुश्किल कब हो जाता है? बताइए, कठिनाई कब होगी बच्चों को सीखने में? पहला ऑप्शन है कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, जब आप अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, किसी को पिक्चर दिखा के, किसी को एक्टिविटी करा के, ये तो अच्छी बात है, मुश्किल क्यों होगा, आसान होगा, यहाँ तो इजी होगा सीखना। ठीक, लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, भाई बच्चे लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, ये लाइन याद रखिएगा, है ना, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, हम ग्रुप्स में अच्छा सीखते हैं, तो ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आप टूटे फूटे टुकड़ों में चीजों को एक दूसरे से जोड़ेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा सीखने में। ठीक, तो आपको चीजों को जोड़ना होता है, अलग थलग हिस्सों में नहीं, टुकड़ों में नहीं, बल्कि कनेक्ट करके पढ़ाना होता है बच्चे की लाइफ से भी, और जहां से भी हो सके रियल लाइफ से जोड़ करके। दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, अगर वो खुद से इंटरनल मोटिवेशन है, दैट मींस पॉजिटिव बात है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि कठिनाई तब होगी जब आपने एक चीज बताई यहां की और दूसरी चीज बताई कहीं और की। ठीक, एक कहावत भी है हिंदी में, बट हम उस पर नहीं जाएंगे, कि ठीक है कि कहीं से ईंट ली, कहीं से कुछ और लिया, और कुछ का कुछ जोड़ के आपने बता दिया, तो वो मजा नहीं आएगा, वो कनेक्शन बनना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटी चल रही है क्लास में, बच्चों को एक्टिविटी दी है करने को, टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई बच्चे को हो रही है समस्या, तो उसको कुछ हिंट दो, कुछ क्लू दो, थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दो। कॉज विथड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, क्यों? ऐसा थोड़ी कि भाग जाएंगे बच्चे, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये तो अच्छी बात है, उनको मदद मिली है। बी ऑप्शन है, बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऐसा नहीं है, ये तो मीनिंगफुल चीज है, ये तो अर्थपूर्ण है, ये तो हेल्प करेगा, मीनिंगलेस थोड़ी है, अर्थविहीन थोड़ी है। फिर है सी ऑप्शन, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, ये बात सही है कि एक पार्ट, एक ढांचे की तरह, एक सीढ़ी की तरह हेल्प करेगा। क्या है? स्कैफोल्ड के रूप में। स्कैफोल्ड क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प मिल जाएगी बच्चे को, जहां वो अटक रहा है वहां से वो निकल पाएगा और खुद से सीख पाएगा। यही तो बात कहते हैं वाइगोस्की, डीमोटिवेट द चिल्ड्रन, ऐसा थोड़ी है भाई जहां अटक रहे थे अगर आपको किसी ने हिंट दे दिया जीवन में तो आपको डिमोटिवेट करेगी ये चीज या मोटिवेट करेगी? एक सीढ़ी की तरह काम करेगी, एक ढांचा आपको मिल गया, एक हिंट आपको अगर मिल गया, हिंट हो, क्यूज हो, आधी हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स हो, ये सब स्कैफोल्डिंग में आते हैं। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है जिसको वाइगोस्की ने कहा है कि टेम्परेरी हेल्प, वहां हेल्प देना जहां बच्चा अटके, जहां उसको समस्या हो। ठीक, आप साइकिल चलाना जब सीखते थे आपके मम्मी पापा या कोई भी पीछे से पकड़ता था, आजकल तो खैर साइकिल दूसरी तरह की आ गई हैं, वो पीछे से स्कैफोल्डिंग देते थे आपको, वो स्कैफोल्ड थे आपके, जिनको एमकेओ कह सकते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, जो स्कैफोल्डिंग देने वाला व्यक्ति होता है। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है। देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। किस दायरे में देगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD में। ये वर्ड्स हैं जो वाइगोस्की की थियरी में इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ छह वर्ड हैं जो वाइगोस्की की थियरी में इंपॉर्टेंट हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। उसके अलावा 3 और वर्ड हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और MKO। ये 6 वर्ड हैं, पूरी थियरी खत्म हो जाती है वाइगोस्की की। और अगर 7वां ऐड करना हो तो कोऑपरेशन ऐड कर लेना, कि एक दूसरे का सहयोग करके सीखना। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को दिक्कत कब होती है? ये तो आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमारे टाइपिस्ट जी ने कर दिया और मैं भी ध्यान नहीं दे पाई। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। ये कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन आता है, और रचनावाद वो है जो कहता है कि बच्चा करके सीख सकता है, स्वयं से सीख सकता है, उसका ज्ञान की सृजन करने में, ज्ञान की रचना करने में, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में एक्टिव रोल होता है, ऐसा कहता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है आप पूछेंगे, कई लोग तो अभी जागे होंगे ना। कंस्ट्रक्टिविज्म एक स्कूल है साइकोलॉजी का, एक थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है, जो ये कहता है कि बच्चा सीख सकता है एक्टिविटी करके, जिसमें पियाजे कहते हैं बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखेगा, वाइगोस्की कहते हैं समाज और संस्कृति की मदद से सीखेगा। ठीक, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जेरोम ब्रूनर भी इवन कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। आपका जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो भी इसी से संबंधित है। क्लियर है बात? पहला ऑप्शन है, आर सोनली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स, प्ले एन एक्टिव रोल, सोनली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, या कोई रोल ही नहीं है। भाई बच्चे क्या हैं? एक्टिव रोल प्ले करते हैं सीखने में। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में हमें नहीं हो रही।